नमस्कार दोस्तों। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि अगर माइंस में कोई भी एक्सीडेंट होता है तो उसका रिपोर्टिंग कैसे होगा। रिपोर्टिंग करने की जो प्रोसेस है उसके लिए माइंस एक्ट क्या बोलता है, रूल्स क्या बोलता है और रेगुलेशंस क्या बोलती है। इसके लिए जो है वो माइंस एक्ट का जो सेक्शन 23 है और हमारे जो सीएमआर है, सीएमआर का जो रेगुलेशन 8 है और माइन रूल का 76, ये तीनों बताते हैं कि हम कोई भी एक्सीडेंट को कैसे रिपोर्ट करेंगे। सेक्शन 23 में बताता है कि मुझे रिपोर्ट करना है कोई भी एक्सीडेंट होता है, चाहे वो सीरियस बॉडली हो, माइनर हो या रिपोर्टेबल हो। रेगुलेशन 8 में है कि डेंजरस ऑकरेंस के बारे में बताता है और रूल 76 बताता है कि उसके लिए क्या फॉर्म है और क्या फॉर्मेट रहेगा रिपोर्टिंग का। बेसिकली अगर हम देखें तो माइंस में जो कोई भी एक्सीडेंट होता है तो उसका जो इंजरी का टाइप देखेंगे तो लगभग 3 टाइप का इंजरी होता है। एक तो पहले अगर फैटल हो गया तो ख़त्म है, मतलब फैटल इज फैटल, फैटल हो गया तो अलग है। लेकिन अगर इंजरी होती है तो चाहे तो सीरियस बॉडली इंजरी होगा या रिपोर्टेबल इंजरी होगा या फिर माइनर इंजरी होगा। तो सीरियस बॉडली इंजरी क्या होता है, रिपोर्टेबल क्या होता है और माइनर क्या होता है। देखिए, सबसे पहले हम देखना चाहेंगे कि सीरियस बॉडली इंजरी, जो सीरियस बॉडली इंजरी है इसके लिए 4 कंडीशन दिया गया है। अगर कोई भी एक्सीडेंट होता है और उसमें किसी भी व्यक्ति का परमानेंट लॉस हो जाता है किसी भी पार्ट का, या बॉडी कोई भी बॉडी पार्ट का परमानेंट लॉस हो जाता है, जैसे कि हाथ कट गया है या पैर कट गया, तो वो सीरियस बॉडली इंजरी में आएगा। दूसरा कंडीशन होता है कि उसका कोई भी ऐसा पार्ट है जिसको यूज नहीं कर पा रहा है, जैसे हाथ तो कटा नहीं है, पैर तो कटा नहीं है, लेकिन वो इतना डैमेज हो गया है कि अब वो हाथ पैर उसका यूज में नहीं है, यूज नहीं कर सकता है, वो भी आएगा सीरियस बॉडली इंजरी में। चाहे वो कान है, कान से अब सुन नहीं सकता है, आँख से अब वो देख नहीं सकता है। तो ये जो कोई भी जो परमानेंट लॉस है सेक्शन ऑफ बॉडी का, कोई भी पार्ट्स का जो है, वो आता है सीरियस बॉडली इंजरी में। तीसरी जो इसमें है कि कोई भी व्यक्ति एक्सीडेंट के बाद अब कोई भी काम नहीं कर सकता है, फिजिकली जो है ना इनकेपेबल हो गया है कोई भी काम करने से, यानी अपंग हो गया है, अब वो कोई काम नहीं कर सकता है, तो ये भी आएगा सीरियस बॉडली इंजरी में। और चौथा है कि अगर आपका कोई भी हड्डी टूटता है, कहीं से भी जॉइंट टूटता है, इवन अगर पैर या हाथ के उंगली की भी हड्डी टूटती है, वो भी सीरियस बॉडली इंजरी में आएगा। एक ऐसा इंजरी मान लीजिए जो सीरियस बॉडली इंजरी तो नहीं है, लेकिन फिर भी जो व्यक्ति उसमें इन्वॉल्व है वो 72 घंटा या उससे ज़्यादा देर के लिए काम पे नहीं आ सकता है, या बाद में भी उस इंजरी की वजह से बाद में भी उसे अगर उसका सिम्टम्स आता है 72 घंटा या उससे ज़्यादा अगर वो काम पे नहीं आता है, तो उसे हम रिपोर्टेबल इंजरी बोलेंगे। और उसकी जो डिटेल्स है हम फॉर्म जे में भरते हैं, मतलब ऑनर एजेंट या मैनेजर का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि वो उसकी डिटेल्स को फॉर्म जे में भरे और उसकी एक कॉपी को चीफ इंस्पेक्टर को हर क्वार्टर में भेजे। अब होती है माइनर इंजरी। मान लीजिए कोई भी अगर ऐसा इंजरी है जो सीरियस बॉडली नहीं है, रिपोर्टेबल भी नहीं है, लेकिन चोट लग गया या कोई भी कारण है जिसके वजह से वो व्यक्ति उस इंजरी को के बाद वो 24 घंटा तक नहीं आ पा रहा है काम पे, एक दिन का उसको रेस्ट हो जा रहा है, फिर वो नेक्स्ट डे से आकर ज्वाइन कर रहा है, तो उससे हम माइनर इंजरी बोलेंगे। और इसकी भी जो डिटेल्स है ऑनर एजेंट या मैनेजर इसके डिटेल्स को फॉर्म के में भरेगा और उसका जो एक कॉपी है वो एनुअली जाएगा, जो चीफ इंस्पेक्टर के पास एनुअली उसका एक कॉपी को हम देंगे। लेकिन इस केस में क्या है कि वो मान लीजिए इस पूरा साल का जितना भी माइनर इंजरी हुआ है उसका हम जनवरी 20 तारीख, नेक्स्ट ईयर के जनवरी 20 तारीख से पहले हम लोग उसे चीफ इंस्पेक्टर के पास जमा करेंगे। तो अब ये तो हो गया मेरा सीरियस बॉडी इंजरी, रिपोर्टेबल इंजरी और माइनर इंजरी। अब बात आती है कि माइंस में अगर मान लीजिए कि जैसे अभी हमने जो देखा है उसमें हमने सिर्फ रिपोर्टेबल और माइनर का देखा है कि उसे कैसे रिपोर्ट करना है और उसको हम कैसे हम मतलब चीफ इंस्पेक्टर को कैसे भेजेंगे। लेकिन अगर सीरियस बॉडली इंजरी हो जाती है सपोज, या फिर मान लीजिए अगर एक्सीडेंट हो जाती है, और तीसरा टर्म
या डेंजरस ऑकरेंस होता है। डेंजरस ऑकरेंस क्या होता है ये पहले मैं आपको बता दूं, इसके लिए एक सेपरेट लेक्चर आएगा जिसमें डेंजरस ऑकरेंस बताया जाएगा कि डेंजरस ऑकरेंस क्या होता है। ये हमारे रेगुलेशन 8 के हिसाब से उसको पूरा लिखा हुआ है कि किस किस चीज़ को हम लोग डेंजरस ऑकरेंस में लेंगे। लेकिन उसका एक जो बेसिक आप समझ लीजिए कि कोई एक ऐसा एक्सीडेंट जिससे किसी की जान नहीं गई हो या फिर कोई सीरियस बॉडली इंजरी नहीं हुआ हो, लेकिन उस एक्सीडेंट में इतना पोटेंशियल था कि वो किसी की जान भी ले सकती है या कोई भी व्यक्ति सीरियस बॉडली इंजरी भी हो सकता है, तो ऐसे एक्सीडेंट को हम लोग डेंजरस ऑकरेंस में लेते हैं। तो मान लीजिए 3 केस लेते हैं। माइंस में अगर मान लीजिए कोई एक्सीडेंट होता है और अगर वो रिपोर्टेबल इंजरी है तो उसे तो आप फॉर्म जे में दे देंगे। अगर वो माइनर इंजरी है तो उसे आप फॉर्म के में लेंगे। लेकिन अगर वो सीरियस बॉडली इंजरी है या फिर फैटल हो गया उसमें या फिर डेंजरस ऑकरेंस है, इस केस में आपको तुरंत, जैसे ये इवेंट हुई है, तुरंत आपको रीजनल इंस्पेक्टर को, चाहे तो आप टेलीफोन भेजिए, फैक्स भेजिए, ईमेल भेजिए या स्पेशल मैसेंजर के द्वारा आपको तुरंत रीजनल इंस्पेक्टर को इन्फॉर्म करना है। और अगर ये एक्सीडेंट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है, इलेक्ट्रिकल इशू की वजह से है, तो आपको जो इंस्पेक्टर ऑफ माइंस इलेक्ट्रिकल है उन्हें भी बताना है। और ये इन्फॉर्मेशन देने के बाद आपको इसके फॉलो बैक में तुरंत एक लेटर भेजना है, जो आपका रीजनल इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर ऑफ माइंस इलेक्ट्रिकल, अगर इलेक्ट्रिकल के केस में है तो उन्हें एक लेटर भेजना है और इसके बारे में डिटेल्स बताना है। अब देखिए हो गई है, अगर ये तीनों में से कोई भी एक चीज़ हुआ है, फेटल हो या सीरियस बॉडली हो या डेंजरस ऑकरेंस हो, तो सबसे पहले आप तो उन्हें बता दिए, तुरंत आपने उन्हें इन्फॉर्म कर दिया, चाहे मेल करके या मैसेंजर भेज करके। लेकिन 24 घंटा के अंदर में अब आपको फॉर्म 4A भरना है। फॉर्म 4A भर करके उससे आप 5 अथॉरिटी के पास भेजेंगे। सबसे पहला जो अथॉरिटी रहेगा आपका डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रहेगा, डीएम रहेगा, चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस रहेगा, रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस रहेगा, और कोई भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो इस इवेंट के बाद कंपनसेशन देगा, आप उन्हें भी भेजेंगे। और अगर ये इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड है तो आप इंस्पेक्टर ऑफ माइंस इलेक्ट्रिकल को भी भेजेंगे। और इस 5 जगह भेजने के बाद ये तो सारी अथॉरिटी हो गई, यहीं तक काम खत्म नहीं होती है। जो उसके बाद इसे माइंस की जो अपनी ऑफिस है उसके नोटिस बोर्ड पे भी हमें इसे लगाना है और ये इंश्योर करना है कि नेक्स्ट 14 दिन तक ये माइंस के नोटिस बोर्ड पे रहे। ये इंश्योर करता है कि जो हमारे अथॉरिटी ही नहीं, जो हमारे माइंस में काम करने वाले जो वर्कर्स हैं वो भी ये जान पाएँ कि क्या हुआ है। उसके बाद मान लीजिए कि आपने फॉर्म 4A भी भेज दिया, अब आपको 7 दिन के अंदर में फिर से फॉर्म 4B भेजना है। इस केस में आपको सिर्फ 2 आदमी को भेजना है, चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस को, रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस को भेजना है फॉर्म 4B। और इसमें आप जितने भी लोग मरे हैं या फिर जो इंजर्ड हैं उनके डिटेल्स आपको इसमें फॉर्म 4B में भेजना है, इन दोनों के पास। उसके बाद आता है मान लीजिए कि कोई फैटल हुआ, सीरियस बॉडी इंजरी हुआ या रिपोर्टेबल इंजरी हुआ था, तो आपने तो तुरंत सबसे पहले उन्हें 4th वीक जो इन्फॉर्म किया है रीजनल इंस्पेक्टर को, और आपने तुरंत इन्फॉर्म कर दिया था इलेक्ट्रिकल वाले को। अगर इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड है तो इंस्पेक्टर ऑफ माइंस इलेक्ट्रिकल को आपने इन्फॉर्म कर दिया था। उसके बाद आप जो है 24 घंटा के अंदर में फॉर्म 4A में जो 5 अथॉरिटी को आपने इन्फॉर्म कर दिया था और नोटिस बोर्ड पर भी लगा दिया था। फिर 7 दिन का आप अंदर में आपने फॉर्म 4B में इन्फॉर्म कर दिया था कि जो इंजर्ड व्यक्ति है उनका डिटेल्स और जो उनमें फैटल हो गया उनका डिटेल्स भी आपने फॉर्म 4B में रीजनल इंस्पेक्टर और चीफ इंस्पेक्टर को भेज दिए हैं। अब क्या होता है, मान लीजिए कोई भी व्यक्ति जो है वो इंजर्ड है, सीरियस इंजरी हुआ है उसे या रिपोर्टेबल इंजरी है मान लीजिए। अब सीरियस इंजरी जो है वो अब बाद में मान लीजिए अगर फैटल हो जाता है या फिर कोई रिपोर्टेबल इंजरी है वो सीरियस में चला जाता है,
मैंने सीरियस अगर फैटल हो गया तो इस केस में भी आपको फिर से उन्हीं पांचों अथॉरिटी के पास आपको भेजना है। और अगर कोई रिपोर्टेबल था, अगर वो रिपोर्टेबल जो है, क्योंकि रिपोर्टेबल में तो हम लोग फॉर्म जे में भरते थे, लेकिन अब वो हो गए सीरियस, सीरियस बॉडी इंजरी में आ गया। अब सीरियस बॉडी इंजरी के लिए तो हमारा नियम है कि हमें भेजना है। तो अगर रिपोर्टेबल भी अगर सीरियस बॉडी इंजरी हो जाता है तो भी आपको इमीडिएटली 24 घंटा के अंदर में फिर से पांचों अथॉरिटी को बताना है। उसके बाद आता है इंक्वायरी। देखिए जनरली क्या है, अभी आप क्या किए, जैसे एक्सीडेंट अगर हुई है तो हमने पांचों अथॉरिटी को बता दिया है। तो जनरली क्या होता है, जो हमारा रीजनल इंस्पेक्टर होता है वो इन चीज़ों का इंक्वायरी करता है। वो 2 महीना के अंदर में इंक्वायरी करेंगे। वो उनका जो है, उन्हें 2 महीना के अंदर में इनका इंक्वायरी करना है। लेकिन हम इसमें डीएम को भी दे रहे हैं। तो अगर मान लीजिए, या कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है जो कंपनसेशन देगा उसको भी दे रहे हैं। अगर मान लीजिए डीएम को कोई अगर लीगल एंगल इसमें दिख रहा है तो डीएम को अगर इंक्वायरी करवाना है तो वो डीएम खुद नहीं आकर के करेगा। वो क्या करेगा, अगर उनको भी करवाना है तो फिर से वो जो हमारे इंस्पेक्टर को बताएंगे, जो इंस्पेक्टर हैं वो इंस्पेक्टर आकर के इंक्वायरी करेंगे। इसीलिए इसमें जो दूसरा प्रावधान लिखा हुआ है, इफ द अथॉरिटी इज नॉट द इंस्पेक्टर ही शैल कॉज द इंस्पेक्टर टू मेक एन इंक्वायरी विद इन 2 मंथ। इसीलिए अगर वो इंस्पेक्टर नहीं है तो वो इंस्पेक्टर को बोलेगा कि भाई 2 महीने के अंदर में इनका इंक्वायरी रिपोर्ट दो। अब है फैटल है या सीरियस एक्सीडेंट है। मान लीजिए इन केस ऑफ फैटल और या सीरियस एक्सीडेंट, फैटल हो गया है या सीरियस एक्सीडेंट हो गया है, तो इस केस में जो साइट है उस साइट को डिस्टर्ब नहीं करना है जहाँ पर ये हुआ है। इसे डिस्टर्ब करने के लिए मात्र 4 कंडीशन दिया हुआ है। इस 4 कंडीशन में ही आप उस साइट को डिस्टर्ब कर सकते हैं, नहीं तो आपको उस साइट को डिस्टर्ब नहीं करना है। वो 4 कंडीशन क्या है, चाहे मान लीजिए कि पहला कंडीशन तो यह है कि अगर हम उससे वहाँ पे अगर हम एक्शन नहीं लेते हैं तो और एक्सीडेंट होने की संभावना है, तो उस केस में आप उसे डिस्टर्ब कर सकते हैं, आप वहाँ पे उसे रोक सकते हैं, फर्दर डैमेज ना हो उसके लिए आप वहाँ पे उस साइट को डिस्टर्ब कर सकते हैं। या कोई अगर व्यक्ति जो मान लीजिए फैटल हो गया है, उनके बॉडी लेना है तो उसके लिए भी आप उसे डिस्टर्ब कर सकते हैं। या कोई व्यक्ति जो उसमें फंसा हुआ है, डेंजर में है, तो अगर आप फंसा हुआ है, डेंजर में है और उसे आपको रेस्क्यू करना है तो उसके लिए भी आप डिस्टर्ब कर सकते हैं। और चौथा जो केस रहता है वो ये है कि अगर वो एक ऐसे जगह पर एक्सीडेंट हुआ है जो माइंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उनकी वजह से माइंस का पूरा ऑपरेशन रुक जा रहा है, जो क्रूशियल ऑपरेशन है वो भी रुक जा रहा है, तो उस केस में भी आप उसे डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो ये 4 ही कंडीशन है। पहला कंडीशन है कि फर्दर एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए। फर्दर एक्सीडेंट जो है, एक्सीडेंट को मेजर बनने से पहले उसे रोका जा सकता है तो आप डिस्टर्ब कर सकते हैं। कोई व्यक्ति अगर फैटल है तो उसका बॉडी निकालने के लिए डिस्टर्ब कर सकते हैं, रेस्क्यू करने के लिए कर सकते हैं। और अगर वो कोई क्रूशियल प्लेस पर हो गया है जिसकी वजह से माइंस का ऑपरेशन हैम्पर हो रहा है तो उस केस में आप डिस्टर्ब कर सकते हैं, और बाकी किसी भी केस में नहीं कर सकते हैं। आपको वेट करना है कि रीजनल इंस्पेक्टर आएंगे, उनके बाद आपको करना है। और अगर 72 घंटा तक रीजनल इंस्पेक्टर नहीं आते हैं तो आप डिस्टर्ब तो कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन के साथ। उस केस में आपको एक एक्सीडेंट प्लान बनाना है कि कहाँ पर हुआ है, एक्सीडेंट प्लान बनाना है कहाँ पे हुआ है, और उस एक्सीडेंट प्लान में माइन मैनेजर, सेफ्टी ऑफिसर, सर्वेयर, वर्कमैन इंस्पेक्टर या फिर कोई वर्कर, ये चारों साइन करेंगे। माइन मैनेजर भी करेंगे, सेफ्टी ऑफिसर, सर्वेयर करेंगे क्योंकि ये प्लान सर्वेयर ही बनाएंगे, और वर्कमैन इंस्पेक्टर या फिर कोई भी वर्कमैन करेगा उस पर साइन। उसके बाद ही आप उस साइट को डिस्टर्ब करेंगे और इसका ये कॉपी आप डीजीएमएस को भेजेंगे। सबसे पहली बात है कि आपको तो डिस्टर्ब करना ही नहीं है। वो 4 केस जो हम बताए हैं, वो 4 केस के सिवा आपको किसी भी केस में डिस्टर्ब नहीं करना है। 72 घंटा तक आपको इंतज़ार करना है। अगर इंस्पेक्टर नहीं आता है तो आप डिस्टर्ब कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आप एक एक्सीडेंट प्लान बनाइए और एक्सीडेंट प्लान पर इन चारों का सिग्नेचर लीजिए, उसके बाद ही आप डिस्टर्ब करिएगा। अब आता है फॉर्म 4C। अभी तक हमने देखा फॉर्म 4A जो 24 घंटा के अंदर में हमने एक्सीडेंट का जो रिपोर्ट था वो हमने दिया था।
फॉर्म 4B था जो 7 दिन के अंदर में हमने इंजर्ड का भी डिटेल्स दिया और जो आदमी फैटल हो गया उनका डिटेल्स भी रहता है। फॉर्म 4C होता है जो आपको देता है कि कोई व्यक्ति मान लीजिए जो इंजर्ड हो गया है तो वो तो रिटर्न आएगा ड्यूटी पे। तो जब वो रिटर्न आ रहा है उसके 15 दिन के अंदर में आपको फॉर्म 4C भेजना है, वो रीजनल इंस्पेक्टर को और चीफ इंस्पेक्टर को भेजना है आपको फॉर्म 4C। उसमें डिटेल्स ऑफ द पर्सन जो रिटर्न आया है काम पर। अभी वो फॉर्म जे जो है, जे तो हम लोग ने पहले देखा था, जो रिपोर्टेबल इंजरी के लिए जो है फॉर्म जे भरेंगे और उससे क्वार्टरली हम लोग उसका एक कॉपी जो है फॉर्म जे का जो एक कॉपी है हम लोग उसे क्वार्टरली चीफ इंस्पेक्टर को भेजेंगे। फॉर्म के वही सेम है, इसमें हम लोग माइनर इंजरी के बारे में देखे थे और जिसमें 24 आवर्स तक वो व्यक्ति जो है ड्यूटी पे नहीं ज्वाइन करेगा और उसका फॉर्म के में हम लोग एंट्री करते हैं और उसका जो डिटेल्स है हम लोग एनुअली भेजते हैं 20 जनवरी से पहले। अब देखिए इसमें हम लोगों ने देखा है टोटल 5 फॉर्म। तो फॉर्म जे था सबसे पहले रिपोर्टेबल इंजरी के लिए, फॉर्म के था वो हमारा था माइनर इंजरी के लिए जिससे हम लोग एनुअली देते हैं। फॉर्म 4A है एक्सीडेंट्स के लिए है, विद इन 24 आवर्स ऑफ एक्सीडेंट में भेजते हैं। फॉर्म 4B है जो हम लोग 7 दिन के अंदर में भेजते हैं। और फॉर्म 4C है जिससे हम लोग कोई भी व्यक्ति अगर इंजर्ड है ज्वाइन करता है उसके बाद 15 दिन के अंदर में फॉर्म 4C भेजते हैं हम लोग। अब है कि ये तो हमारे माइंस से रिलेटेड था। अगर माइंस में कोई भी एक्सीडेंट ऐसा होता है जिसमें एक्सप्लोसिव इन्वॉल्व है, ये एक्सप्लोसिव मैगजीन में हुआ है या उसमें कहीं ना कहीं एक्सप्लोसिव इन्वॉल्व है, उस केस में आपको तुरंत 24 घंटा के अंदर में चाहे तो आप टेलीफोन से करिए या फिर ईमेल से करिए या फिर कोई मैसेंजर भेज करके करिए। और उसके बाद सबसे पहले आपको टेलीफोन, ईमेल, मैसेंजर या किसी भी तरीक़ा से आपको इन्फॉर्म करना है चीफ कंट्रोलर ऑफ एक्सप्लोसिव को, डिप्टी चीफ कंट्रोलर ऑफ एक्सप्लोसिव को, डीएम को और नज़दीकी पुलिस स्टेशन को। और इसके बाद तुरंत आपको रिटर्न एक रिपोर्ट भी भेजना है इन चारों को। मतलब अगर माइंस में कोई भी एक्सीडेंट होता है, जनरल एक्सीडेंट में तो हमने पहले देखा, लेकिन अगर उस एक्सीडेंट में किसी भी एंगल से एक्सप्लोसिव इन्वॉल्व है तो हमारा रिपोर्टिंग चेंज हो जाएगा। तब हम जाएंगे चीफ कंट्रोलर ऑफ एक्सप्लोसिव में जाएंगे, डिप्टी चीफ कंट्रोलर ऑफ एक्सप्लोसिव में जाएंगे। जैसे हम लोगों ने माइंस में इंस्पेक्टर ऑफ माइंस देखे थे, चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस देखे थे, उसी तरीक़ा से है यहाँ पर चीफ कंट्रोलर ऑफ एक्सप्लोसिव है, डिप्टी चीफ कंट्रोलर ऑफ एक्सप्लोसिव है। फिर डीएम के पास जाएंगे और जो हमारे नज़दीकी पुलिस स्टेशन है वहाँ पर इन्फॉर्म करेंगे। तो हम लोगों ने देख लिया कि माइंस में होने वाली जो एक्सीडेंट्स हैं वो किस टाइप का होता है और उससे हम लोग रिपोर्ट कैसे करेंगे। तो एक बार मैं ब्रीफली बता देता हूँ 1 मिनट के अंदर में। देखिए सबसे पहले अगर माइंस में कोई भी एक्सीडेंट होगा तो वो एक्सीडेंट कैसा होगा, मान लीजिए कोई भी व्यक्ति को छोटा सा चोट लगा है तो 24 आवर्स तक वो ड्यूटी नहीं आएगा, उसको हम लोग माइनर इंजरी बोलेंगे। माइनर इंजरी के केस में वो उस व्यक्ति का पूरा डिटेल्स जो है फॉर्म के में भराएगा और वो हम लोग एनुअली जमा करेंगे। उसका एक कॉपी जो है एनुअली एक कॉपी उसका 20 जनवरी से पहले जमा करेंगे। मान लीजिए थोड़ा सा चोट ज़्यादा लग गया है, रिपोर्टेबल इंजरी है, 72 घंटा या उससे ज़्यादा तक उसे रेस्ट करना है, ड्यूटी नहीं आ पा रहा है, तो उससे हम लोग फॉर्म जे में एंट्री करेंगे और उसका जो डिटेल्स है वो हम लोग क्वार्टरली भेजेंगे। उसका जो मतलब कॉपी है फॉर्म जे का जो कॉपी है उसको हम लोग क्वार्टरली भेजेंगे। अब आता है सीरियस बॉडीली इंजरी। सीरियस बॉडीली इंजरी में हम लोगों ने देखा कि कोई भी बॉडी पार्ट अगर मान लीजिए लूज कर जाते हैं, कट जाता है, या फिर कोई ऐसा बॉडी पार्ट है कटा तो नहीं है लेकिन उसको अब यूज नहीं कर सकते, इनएक्टिव हो गया है, या फिर आदमी फिजिकली अब कैपेबल नहीं है, मतलब विकलांग हो गया, अब कोई काम नहीं कर सकता है, या फिर कोई भी हड्डी टूट गया है, इवन उसका उंगली का भी हड्डी क्यों ना टूट गया हो, तो उससे हम लोग सीरियस बॉडीली इंजरी में लेते हैं। तो कोई भी एक्सीडेंट जिसमें ये सीरियस बॉडीली इंजरी इन्वॉल्व होता है उसको फॉर्म वाले सिस्टम नहीं लेते हैं, उसको फिर अलग से रिपोर्ट होता है क्योंकि उसकी इंक्वायरी भी होगी, उसमें चीफ इंस्पेक्टर आएंगे, देखेंगे, उसे मेजर एक्सीडेंट माना जाएगा। तो मान लीजिए कोई भी एक ऐसा एक्सीडेंट है, फिर हम लोगों ने देखा कि डेंजरस ऑकरेंस देखे कि एक ऐसा एक्सीडेंट है जिसमें इंजरी भी नहीं हुआ है, किसी का ज़्यादा क्षति नहीं हुई है, लेकिन उसका पोटेंशियल इतना था
कि उसमें बहुत क्षति हो सकती थी। तो ऐसे इंजरी के हम लोग ऐसे एक्सीडेंट को हम लोग डेंजरस ऑकरेंस बोलते हैं। और ऐसा भी अगर होता है तो उसका भी रिपोर्टिंग अलग है। तो 3 एक्सीडेंट जो होता है, जैसे कोई एक्सीडेंट जिसमें फैटल हो या डेंजरस ऑकरेंस हो या फिर सीरियस बॉडली इंजरी है, तो इसका रिपोर्टिंग हम लोग अलग करेंगे। इसके रिपोर्टिंग में सबसे पहले तो तुरंत अगर ऐसा जैसे ही इंसिडेंट होता है तो आप सबसे पहले अपना इंस्पेक्टर को, जो रीजनल इंस्पेक्टर को, और अगर इलेक्ट्रिसिटी उसमें इन्वॉल्व है, इलेक्ट्रिक सर्किट इन्वॉल्व है, कुछ भी इलेक्ट्रिक से रिलेटेड है, तो इंस्पेक्टर ऑफ माइंस इलेक्ट्रिकल को आप तुरंत इन्फॉर्म करेंगे। और उसके बाद उसके फॉलो करके पीछे से जो है आप लेटर भी भेजेंगे उसको। उसके बाद 24 घंटा के अंदर में आप फॉर्म 4A भरेंगे, जो आप 5 अथॉरिटी को देंगे, जैसे डीएम हो गया, चीफ इंस्पेक्टर हो गया, रीजनल इंस्पेक्टर हो गया। जो कंपनसेशन देंगे वो अथॉरिटी हो गई। और हमारा अगर इलेक्ट्रिसिटी इन्वॉल्व है तो इंस्पेक्टर ऑफ माइंस इलेक्ट्रिकल को भेजेंगे। ये 5 अथॉरिटी रहेगा। उसके बाद 7 दिन के अंदर में आपको फॉर्म 4B देना है, जिसमें अगर कोई व्यक्ति फैटल हो गया तो उसका डिटेल्स रहेगा, या इंजर्ड व्यक्ति का पूरा डिटेल्स रहेगा। मतलब उस एक्सीडेंट में होने वाली पूरा डिटेल्स रहेगा, किसी भी व्यक्ति जो भी उसमें इन्वॉल्व था उसका क्या क्या था। उसके बाद आता है फॉर्म 4C, जो मान लीजिए कोई फैटल हो गया तब तो उसका कोई बात नहीं, लेकिन जो इंजर्ड हो गया वो आकर के ज्वाइन करेगा रिकवर करने के बाद, तो उसके ज्वाइन करने के 15 दिन के अंदर में फॉर्म 4C में फिर से हम लोग तुरंत जो है भेजेंगे रीजनल इंस्पेक्टर और चीफ इंस्पेक्टर को फॉर्म 4C भेजेंगे। अब मान लीजिए अगर इंक्वायरी की बात आती है कि इसका इंक्वायरी, तो इसका इंक्वायरी अगर मान लीजिए इंस्पेक्टर करता है तो इंस्पेक्टर तो स्वयं कर लेगा, वो आकर के कर लेगा। लेकिन कोई और अथॉरिटी को अगर इसका इंक्वायरी करवाना है तो वो फिर माइंस का इंस्पेक्टर को बोलेगा और इंस्पेक्टर आकर के उसकी इंक्वायरी करेगी। तो इस टाइप से अगर मान लीजिए उसी एक्सीडेंट में अगर मान लीजिए एक्सप्लोसिव इन्वॉल्व है, तो हमें जो चीफ कंट्रोलर ऑफ एक्सप्लोसिव है उसे भी इन्फॉर्म करना है, और हमारे डीएम को इन्फॉर्म करना है, डिप्टी चीफ कंट्रोलर ऑफ एक्सप्लोसिव को इन्फॉर्म करना है, और हमारा जो नज़दीकी पुलिस स्टेशन है उसको इन्फॉर्म करना है। तो ये पूरा था एक्सीडेंट के रिपोर्टिंग का प्रोसेस। अब इसमें बच गया है कि डेंजरस ऑकरेंस क्या है। अभी तो हमने बताया डेंजरस ऑकरेंस क्या है, लेकिन हमारे जो माइंस के जो CMR के रेगुलेशन 8 में डेंजरस ऑकरेंस को पूरा डिटेल्स में दिया है कि हम किस किस को डेंजरस ऑकरेंस मानते हैं। तो ये मेरा बच गया है। और इसके बाद वाले जो रहेगा उसमें हम लोग देखेंगे कि किस किस ऐसे इवेंट्स को हम लोग डेंजरस ऑकरेंस मानते हैं। थैंक यू।